तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं वैशाली टंडन फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। और बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई के स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है। उसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन सी, जो कि आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करता है। ठीक है, जो सेक्शन सी है वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करता है। सो बच्चों, आज में देखते हैं हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन। तो सजेस्ट अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग केसेस विद जस्टिफिकेशन। तो हमें इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बताना है। तो बच्चों, सबसे पहले ना आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मीनिंग आना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ बर्थ कंट्रोल डिवाइस। इट्स अ बर्थ कंट्रोल डिवाइस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब क्या होगा कि बर्थ कंट्रोल डिवाइस के बारे में आपको बताना है। तो आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। तो मोहिनी जो एक लेडी थी, ठीक है, डजंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन। मतलब कंसेप्शन, आओ इसको भी हम डिस्कस करते हैं। कंसेप्शन यानी ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों प्रेगनेंसी की। कंसेप्शन यानी ये लोग बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज। मतलब ये जो बंदी है मोहिनी, शी डजंट वांटेड टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी ना हो। तो उसके लिए हम उसे कौन सी वाली कॉन्ट्रासेप्टिव या कौन सा वाला बर्थ कंट्रोल एडवाइस करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा जो है वो एक ही आता है, दैट इज मोस्टली फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर में भी बच्चों जो आता है वो है कॉन्डम्स। फिजिकल बैरियर में भी क्या होता है? कॉन्डम्स। क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे आपके आईयूडीज थे, ठीक है, फिर आपकी पिल्स हमने देखी थी, सर्जिकल मेथड्स देखे थे, सभी में सिर्फ कॉन्डम वाज द वन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकता है। तो बच्चों देखो, कंसेप्शन तो सभी प्रिवेंट करेंगे, जितने भी बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस है वो तो सभी कंसेप्शन प्रिवेंट करेंगे, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन प्रिवेंट करने के लिए यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज कॉन्डम्स। ठीक है, तो ये आपके एसटीडीज को भी प्रिवेंट करेंगे, प्लस ये फिजिकल बैरियर है, मतलब ये आपके स्पर्म्स और एग्स को फिजिकली मीट नहीं होने देंगे। ठीक है, डू नॉट अलाउ फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। ठीक है, तो ये हमने उसको एडवाइस कर दी। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं। सो ललिता हैज 2 चिल्ड्रन। ललिता के पास 2 चिल्ड्रन थे एंड शी डजंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन नाउ। अब उसे और कोई चिल्ड्रन नहीं चाहिए। भाई वो बोल रही है कि भाई हमारे 2 वाला कंसेप्ट तो हो गया, अब इससे ज्यादा मुझे और कोई बच्चे चाहिए नहीं। तो अब हम उसको कौन सी मेथड उसको सजेस्ट कर सकते हैं? सो हियर द आंसर गोज सर्जिकल मेथड। यहाँ पे हम उसे सर्जिकल मेथड एडवाइस करेंगे बच्चों। और सर्जिकल मेथड जो थी बच्चों वो भी आपकी 2 तरीके की थी। एक थी आपकी वेसेक्टोमी और एक थी ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, जो वेसेक्टोमी है वो हम उसको बोलेंगे कि भाई अपने मेल पार्टनर में आप करवा सकते हैं। ठीक है, और जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल पार्टनर में होगी। जो वेसेक्टोमी है, जो जो वेसेक्टोमी है वो मेल्स में होगी। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो वास्ट डिफरेंस होता है बच्चों, जो वास्ट डिफरेंस होता है दैट इज बीइंग कट एंड टाइड। वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म का जो पैसेज है दैट इज बीइंग ब्लॉक्ड। ओके, और फीमेल्स के केस में हम फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट को ब्लॉक कर देते। ठीक है, तो जिससे पैसेज ऑफ ओवा इज बीइंग ब्लॉक्ड। ओके, तो हम उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं सर्जिकल मेथड्स। सो दैट्स वेरी सिंपल, है ना। हम उसको सर्जिकल मेथड सजेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट, गीता wants a contraceptive। गीता को भी कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए दैट शी कैन टेक टिल शी wants to avoid conception। मतलब उसको ऐसा है कि जब तक वो चाहे तब तक, मतलब जब तक उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव लेगी एंड कैन रिज्यूम बैक टू अ फर्टाइल लाइफ विदाउट एनी इंटरवेनेशन ऑफ द डॉक्टर। ये एम्फेसाइज करने वाली बात हो गई बच्चों, विदाउट इंटरवेनेशन ऑफ द डॉक्टर। क्योंकि हमारे जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, ठीक है, ऑल्सो इट शुड हैव अ लोअर फेलियर रेट। ठीक है, वो उसको ले सकती है तब तक जब तक उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो इसमें हम उसको वैसे सजेस्ट कर सकते थे अबाउट कॉन्डम्स,
डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्स। ठीक है, हम ये भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इससे भी इसका भी जो फेलियर रेट है वो बहुत कम है, एकदम नील है इसका फेलियर रेट, तो वी कैन एडवाइज सर दिस ऑल्सो। ठीक है, नाउ पर हम ऑलरेडी कॉन्डम्स के बारे में ऊपर एक बार बोल चुके हैं, तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि हम फिर से कॉन्डम्स वाला जो पॉइंट है वो हम उसको सजेस्ट ना करें। दूसरा, आप आईयूडीज भी सजेस्ट कर सकते थे, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, बट इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है बच्चों, उसमें डॉक्टर का इंटरवेंशन चाहिए, मतलब बिना डॉक्टर की हेल्प के आप आईयूडीज इंसर्ट भी नहीं कर सकते, ना ही आप आईयूडीज को रिमूव कर सकते हो। तो वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, आईयूडीज वाला जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें डॉक्टर की मदद चाहिए। अब उसके बाद जो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑफ ओरल पिल्स। ओरल पिल्स आप उसको ये सजेस्ट करो, ओरल पिल्स। ठीक है, उसके लिए ये बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी से भी आई मीन लाइक किसी का भी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, शी वॉन्ट्स टू डू इट बाय हर अलोन, मतलब वो प्राइवेसी पूरा मेंटेन करना चाहती है, वो किसी से इस बारे में डिस्कस भी नहीं करेगी। तो जब तक उसको प्रेग्नेंट नहीं होना तब तक उसको वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है। जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो तब उसको जब यूज करना बंद कर दे तो शी कैन गेट फर्टाइल अगेन। तो एक तो आपका कॉन्डम डायफ्राम्स वाला हो जाएगा फिजिकल बैरियर, बट हम ऊपर एक बार लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पे ओरल पिल सजेस्ट करते हैं। ओरल पिल्स में बच्चों क्या होते हैं, हमारे हार्मोन होते हैं, एक है प्रोजेस्ट्रोजन और जो आपकी एक और पिल आती है दैट इज प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पिल है, एक इंडिविजुअल है और एक कॉम्बिनेशन पिल्स है, सो वी कैन सजेस्ट हर दैट। ओके, तो आपको इसमें से ये आपके 3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको जस्टिफिकेशन भी देना है कि व्हाई यू आर सजेस्टिंग दिस मेथड। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें डॉक्टर का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, इसलिए हम आईओडी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें ओरल पिल सजेस्ट करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 22। इट्स वेरी इजी बच्चों, और शॉर्ट में जल्दी खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपका हम देखेंगे, गिवन बिलो इज अ फिगर शोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड द पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो ये डायग्राम देख के तो आपको समझ में आ गया ना, ये आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम है बच्चों। अब इसमें फॉलोइंग आंसर्स हमें देने हैं, तो आप देख सकते हो पहले में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी। बच्चों प्लॉइडी का मतलब क्या है, तो प्लॉइडी जब भी आपको आता है तो प्लॉइडी का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि वो सेल हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या पॉलीप्लॉइड है, आपको ये बताना होता है। ठीक है, अब हमें इसमें किसकी प्लॉइडी पूछी गई है, हमें इसमें पूछी गई है उन सेल्स की जो ए में है और सी में है। तो आओ हम ए वाला देखते हैं बच्चों, तो ये है हमारा ए वाला सेल। ठीक है, ये हमारा ए है। तो ये देखो बी वाले को देखो, ये फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है, जो बी वाला है वो फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है, तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन वाला हो गया, मतलब कि बच्चों ये हमारा है सेकेंडरी oocyte, ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंडरी oocyte। और आप सभी को पता होगा कि सेकेंडरी oocyte की जो प्लॉइडी है वो क्या होती है, हैप्लॉइड। जो सेकेंडरी oocyte है उसकी जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, तो हमारे ए वाला का तो हो गया। अब वहीं पे आप सी वाला देखो सेल। ठीक है, आप सब सी वाले सेल के ऊपर एम्फेसाइज करो, फोकस करो, ये जो सी है। ठीक है, अब सी वाले में देखो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है एंड इट इज अ 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, 2 सेल्ड स्टेज, इट्स अ 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर, है ना, ये 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, प्लॉइडी इज डिप्लॉइड, तो ये सेल्स कैसे हो जाएंगे आपके, डिप्लॉइड हो जाएंगे। समझ में आया? अगर इनकेस आपको कंफ्यूजन हो कभी एग्जाम में, कभी आप भूल जाओ कि भाई मैम हमको तो याद ही नहीं था कि पहले वाला सेकेंडरी oocyte है, तो कैसे आप ट्रिक लगा सकते हो कि भाई फर्टिलाइजेशन होने से पहले वाला सेल है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। ओके, नाउ नेक्स्ट, what will happen if the component L, ठीक है, यानी इसके बारे में बात हो रही है, L shown in the figure given below do not या does not attach properly to the endometrium। सो बच्चों ये जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको L, ठीक है, व्हाट इज इट, इट इज ट्रोफोब्लास्ट।
ठीक है, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर ये एंडोमेट्रियम से प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन फेलियर होगा बच्चों। क्या होगा, इम्प्लांटेशन फेलियर एंड नो प्रेगनेंसी। अगर वो ढंग से अटैच नहीं हुआ बच्चों तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ उसका जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो ढंग से अटैच नहीं हुआ बच्चों, अगर वो ढंग से अटैच नहीं हुआ तो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा, सर्वाइव ही कैसे कर पाएगा। और वो अटैच ही नहीं होगा तो वो इजीली किसी भी जर्क से भी गिर जाएगा, फीमेल की बॉडी में जर्क लगेगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, so there will be no implantation failure and no pregnancy. Now in a pregnant mother, that is case X, एक प्रेग्नेंट मदर है जिसका केस है X, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स इनटू द 2 एम्ब्रियोज। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो 2 एम्ब्रियो में स्प्लिट हो गया, वो 2 एम्ब्रियोज में स्प्लिट हो गया। ठीक है, नाउ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस, will the genome of this 2 embryos exhibit variation? So कैसे होगा बच्चों, फर्टिलाइज्ड, देखो ये तुम्हारा सपोज फर्टिलाइज्ड सेल है, दैट इज जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट से जनरली क्या आता है, 2 सेल स्टेज आता है ना। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस वहां पे 2 एम्ब्रियोज बन गए, 2 एम्ब्रियोज बन गए। अब ये जो एम्ब्रियोज बन गए बच्चों, ये जो बनकर आए हैं तो ये माइटोसिस करके ही तो आए हैं। ये कौन सा वाला डिवीजन करके आए हैं बच्चों, ये माइटोसिस ही करके आए हैं। तो माइटोसिस में आपका कोई वेरिएशंस नहीं आते, माइटोसिस करके कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं। यहां पे ना तो कोई मियोसिस हुआ है और ना ही कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ है, कोई मियोसिस कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है बच्चों। तो यहां पे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना मियोसिस हुआ है ना आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यहाँ पे सिंपली माइटोसिस करके 2 आ गए। सो देयर विल बी नो वेरिएशंस, वेरिएशंस नहीं होंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बिकॉज वो जो जाइगोट था वो माइटोसिस करके 2 एम्ब्रियोज में डिवाइड हुआ है, ना वहां कोई मियोसिस हुआ ना कोई यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो वहां पे जो क्रोमोसोम्स है, जो जीन्स है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, एंड दीज आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे, और वी विल कॉल इट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक ही जाइगोट्स है। तो इस केस में ना या तो दोनों लड़के होते हैं या तो दोनों लड़कियां होती है, और दोनों हूबहू सेम दिखते हैं, हूबहू। ठीक है, और इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी 100% मैच करते हैं, 100%। हमने पढ़ा है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वक्त कि दुनिया में सभी का 0.1% डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, एक्सेप्ट फॉर द मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिनका 100% डीएनए क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दिस इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो एक क्वेश्चन दिया था। तो विल रीड दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवेंट्स एंड द जर्नी ऑफ एन ओवम इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अ मदर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन स्टेज टू इम्प्लांटेशन। तो बच्चों उनको इन शॉर्ट ये वाला जो डायग्राम है, उन्हें ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसमें उनको फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब से, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन स्टेज टू इम्प्लांटेशन तक पूरा समझाना है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2 सेल स्टेज, फिर ये आपका 4 सेल स्टेज, ये 8 सेल स्टेज, ये 16 सेल स्टेज है, और ये 32 सेल स्टेज है। तो ये सारे सेल स्टेजेस आ रहे हैं, है ना, एंड दीज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। इसमें से 8 और 16 वाला जो है, इसमें से 8 एंड 16 वाला जो ब्लास्टोमियर्स है उसको मोरुला बोलते हैं। मोरुला वर्ड्स कम्स फ्रॉम द मलबरी, मलबरी एक फ्रूट आता है, सो मलबरी के फ्रूट के जैसे दिखता है ये, तो इसीलिए वहीं से इसको नाम मिला है मोरुला। सो 8 एंड 16 वाला जो स्टेज होता है बच्चों वो आपका मोरुला स्टेज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज मलबरी शेप्ड। ओके, तो आपको उसके बारे में बता देना है। फिर 32 स्टेज आएगा, 32 स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट में देयर इज एन ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, एम जो यहाँ पर है वो ब्लास्टोसील है, दैट्स अ कैविटी, और एन जो है दैट इज इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है। ओके, अब इनर सेल मास से आगे जाके बच्चों क्या आता है, एम्ब्रियो आता है।
आगे जाके एम्ब्रियो आता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो बन गया और ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर कर इम्बेड होगी, ठीक है, इस तरीके से। यू कैन सी द डायग्राम, ये थोड़ा सा उसकी वॉल्स को यू कैन सी थोड़ा सा कट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और इस तरह से इम्बेड अंदर की तरफ मूव करेंगे। फिर धीरे धीरे एंडोमेट्रियम इसको पूरा क्या करेगा बच्चों, कवर कर लेगा। एंडोमेट्रियम इसको पूरा इस तरीके से कवर कर लेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। तो आपको पूरा का पूरा वो जो आंसर है, यू हैव टू राइट डाउन दैट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट। Okay, now this one. So in a guinea pig's, black coat color dominates over the white coat color. तो आओ इसको साथ साथ में हम लिखते जाएंगे बच्चों। जो कोट का कलर है, जो कोट का कलर है बच्चों, ठीक है। अभी कोट का कलर क्या था, एक तो ब्लैक है जो डोमिनेंट है तो उसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा व्हाइट है जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ द ब्राउन आइज डोमिनेट ओवर द ब्लू वन। जो ब्राउन आइज है दैट डोमिनेट्स ओवर द ब्लू कलर। तो हम वो लिख लेते हैं आइज के बारे में, विल राइट डाउन आई कलर। तो हमारी जो ब्राउन आइज है दैट डोमिनेट्स द ब्लू कलर, ठीक है, उसके लिए स्मॉल है। ओके, नाउ द अलेल्स फॉर द कोट कलर एंड आई कलर आर नॉट लिंक्ड, ठीक है। मतलब ये आपको क्लियरली इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है बच्चों कि जो अलेल्स है फॉर द कोट कलर एंड द आई कलर्स आर नॉट लिंक्ड। ये दोनों लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से। ये जो अलेल्स है दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। सो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स हैविंग ब्लू आईज एंड द व्हाइट कोट। तो बच्चों आपको कौन सी वाली ऑफस्प्रिंग्स के बारे में ढूंढना है जिसके ब्लू आईज एंड व्हाइट कोट हो। तो ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है कब पॉसिबल होगा, जब ब्लू आईज के लिए स्मॉल बी और व्हाइट कोट के लिए स्मॉल जी। मतलब जब ये वाला जीनोटाइप होगा ना तब ये पॉसिबल होगा। तो देखो जितना भी मैंने क्वेश्चन में से था अभी तक वो लिख लिया, जो जो डोमिनेटिंग था सब मैंने ये लिख लिया। नाउ इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, जब दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे, सो हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है, ये हमारा हो गया हेट्रोजाइगस। ओके, ये हमारा हेट्रोजाइगस हो गया। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग अ पुन्नेट स्क्वायर। अब इसमें क्या है, अगर देखने जाओ तो दिस इज योर डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो हमने सीड के शेप और सीड के कलर के साथ किया था। तो उसमें टोटल रेसेसिव वाला जो था ना बच्चों, दैट वाज ओनली 1 आउट ऑफ 16। ब्रिंकल ग्रीन आउट ऑफ 16 एक ही था वैसे देखने जाओ तो। आई गॉट द आंसर डायरेक्टली, बट स्टिल इफ यू वांट, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। आप इसको पुन्नेट स्क्वायर में कर सकते हो। तो उसके पहले हमें क्या करना है, उसका गैमेट्स बनाना है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। हम एक पुन्नेट स्क्वायर बना रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपका पुन्नेट स्क्वायर बना लिया है। अब हम इसके गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं, विल मेक दैट गैमेट्स नाउ। ओके, सो इसमें जनरली 4 तरह के गैमेट्स पॉसिबल होते हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स अगर आपको ढूंढना है तो फॉर्मूला इज 2:n। एन यार रिप्रेजेंट द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे देखो दोनों हेट्रोजाइगस है, तो ये आ गया आपका 2:2, यानी टोटल 4 गैमेट्स आएंगे। तो एक कैपिटल बी के साथ कैपिटल जी, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी के साथ कैपिटल जी, स्मॉल बी के साथ स्मॉल जी, ठीक है। सेम आपके जो गैमेट्स हैं आप इधर लिख दोगे सेम।
ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब इस बॉक्स में क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल बी ये आपको सेम जो हम पुनेट स्क्वायर में करते हैं बच्चों, डायहेब्रिड क्रॉस में, आपको सेम टू सेम आपको इसी तरीके से इसको भी करना है। मैं आपको आंसर ऑलरेडी पहले बता चुकी हूं, ये सिर्फ आपको एग्जाम में कैसे करना है, डरना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, डायहेब्रिड क्रॉस आता है ना तो डर जाते हैं अक्सर। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, सेम ही तो चीज है, कुछ अलग थोड़ी हो रहा है। देखो अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे, ओनली वन, पूरे में देख लो, आपको कहीं पे भी सेम चीज देखने को नहीं मिल रही है बच्चों। देखो ना, तो यहां कहीं पे भी नहीं, यू कैन नॉट फाइंड दिस थिंग, नो, कहीं पे भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिल रही बच्चों। तो 1/16 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप उसको डिवाइड करके भी उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/16। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/16। okay, 1/16, so you can simply divide it, आप 1/16 से उसको डिवाइड करके बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। दैट विल ऑलमोस्ट गो 0.0625 अराउंड। ठीक है, अब उसको हम करेंगे अगर 1, ठीक है, सो आफ्टर दैट वी कैन ऐड हाउ मेनी zeros, राइट। तो लेट मी डू 16, yes, 16 6 are 96, that comes 40, so that goes to 232 and 8, yes, that is 0.625, so that is a probability, okay, कि आपका दोनों रेसेसिव कैरेक्टर के साथ दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो यू कैन डू इन दिस वे, आप इस तरीके से बच्चों उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं 24, ये 24 था, नाउ कम्स द 25। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन, शोन बिलो आर सर्टेन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स वेयर नेचुरल सिलेक्शन हैज फेवर्ड देम टू डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल देम टू लिव इन वाटर। तो यहाँ पे बिलो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स दिखाए हुए हैं बच्चों, जहाँ पे साल्मन फिश, शार्क, डॉल्फिन, सील, ब्लू व्हेल और इक्थियोसॉरस, ये सारे एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के पिक्चर्स शो किए हुए हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड हुआ है, जिससे इन लोगों ने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया है जिसकी वजह से ये सब पानी में इजीली बच्चों रह पा रहे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो है, दैट इज नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन एग्जिबिटेड बाय द अबव एनिमल्स। ये जो ऊपर के एनिमल्स हैं, ये कौन सा वाला फिनोमिनन को एग्जिबिट कर रहे हैं बच्चों। तो देखो ये सारे अलग अलग ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। जो साल्मन फिश है वो अलग है, शार्क अलग है, डॉल्फिन अलग है, ब्लू व्हेल, सील, ठीक है, दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दीज आर नॉट ओनली फिशेज, ये खाली फिश कैटेगरीज में नहीं आते, इसमें मैमल्स भी आ जाते हैं, जैसे जो डॉल्फिन है वो मैमल्स में आती है, व्हेल है वो मैमल्स में आते हैं। सो बच्चों लेकिन ये इन सब की अनाटॉमी डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट अनाटॉमी बट सिमिलर फंक्शन, बट इन सब का फंक्शन कैसा है, सिमिलर है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने किस में देखा था, एनालॉगस ऑर्गन्स में या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में। एंड ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इन सब की एनाटॉमी अलग है, सब अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। व्हाट्स द रीजन फॉर दैट, भाई उनको एक ही हैबिटेट में रहना था, दे वर ऑल प्रेजेंट इन द सेम हैबिटेट एंड टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट दे डिसाइडेड टू स्विम। ठीक है, जैसे यहाँ पे साल्मन और शार्क, इनके पास फिन्स है बच्चों, फिर डॉल्फिन, सील और ब्लू व्हेल्स, इनके पास फ्लिपर्स है बच्चों। इन सबको बच्चों वहीं पे सर्वाइव करना था, दे डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो उसको सर्वाइव करने के लिए व्हाट डिड दे सिलेक्टेड टू स्विम।
सभी ने स्विम करना सिलेक्ट किया और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स उन्होंने मॉडिफाई किए। तो इनके एनाटॉमी डिफरेंट है बट सबका फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या सेम है? स्विम करना। ठीक है, फंक्शन जो उनका सेम है बच्चों, दैट इज स्विमिंग करना। सो दिस इज कॉल्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड दिस काइंड ऑफ evolution इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट evolution। तो नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन में फिनोमिनन कन्वर्जेंट evolution है और आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, नेक्स्ट, which one of the above, ठीक है, which one of the above is the most primitive one and what is its significance? तो बच्चों इनमें से सबसे पुराना वाला कौन सा है? इक्थियोसॉरस सबसे प्रिमिटिव है। ठीक है, ये रैप्टाइल है। ठीक है, मतलब ये जो है ये तो अब देखने को ही नहीं मिलता ना तुम्हें, इक्थियोसॉरस। ये सालमन, शार्क, डॉल्फिन तो तुम आज भी देख सकते हो, पर ये जो है ये सबसे प्रिमिटिव वन है। ये कब एग्जिट करता था? ये 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्थियोसॉरस। ठीक है, इक्थियोसॉरस। ओके, ये 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता था और इसकी खासियत क्या थी? ही वॉज एक्चुअली द लैंड मतलब ही वॉज अ लैंड रेप्टाइल, ही वॉज अ लैंड रेप्टाइल विच वेंट बैक टू वाटर। ये फिर से पानी में चला गया था बच्चों। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का ये जो क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। व्हाट आर द बेसिक कंसेप्चुअल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेमार्कियन एंड डार्विनियन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन? तो सबसे पहले तुम्हें उसके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बतानी है एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को ध्यान हो, लेमार्किज्म जो थी दैट वाज अबाउट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, दैट वाज अबाउट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और जो डार्विन की जो थ्योरी थी दैट वाज बेस्ड ऑन फिटनेस ऑफ सर्वाइवल, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। सो दोनों की जो थ्योरी थी ना वो क्या मानती थी बच्चों? सो बोथ लेमार्क एंड डार्विन बिलीव दैट लिविंग थिंग्स एट हेरिडिटरी ट्रेट्स, दोनों के पास हेरिडिटरी ट्रेट्स थे, ट्रेट्स दे कुड पास ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, लेमार्क और डार्विनियन का ऐसे मानना था कि उनके पास जो भी ट्रेट्स है ना वो हेरिटेबल है, मतलब जो भी पेरेंट्स के ट्रेट होते हैं ना दैट कुड बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? दोनों उस पॉइंट में सही थे, दोनों सहमत थे उस पॉइंट से। दे बिलीव दैट सम ट्रेट्स वर मोर यूजफुल देन द अदर्स। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या कहा कि कुछ ट्रेट्स जो थे वो दूसरे ट्रेट से ज्यादा यूजफुल थे एंड दैट ओवर द टाइम द मोर यूजफुल ट्रेट वुड बिकम मोर कॉमन, है ना? उन्होंने उन दोनों का यही मानना था कि भाई जो ट्रेट सबसे ज्यादा यूजफुल थे उस ट्रेट को नेचर ने, मतलब वो नेचर के साथ साथ धीरे धीरे सिलेक्ट होते चले गए और वो कॉमनली देखने को मिल गए। लेकिन डिफरेंस क्या था? जो लेमार्क था दैट बिलीव दैट द चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ could be passed on to succeeding generation, that is inheritance of acquired characters। मतलब वो ऐसे मानता था कि अगर अपन सपोज अपन ने कोई भी चेंज किया है अपने, अब अगर अभी अपन रह रहे हैं सपोज से फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बहुत अच्छी स्विमर बन जाती हूँ, मैंने वो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया, मेरे कोई भी पेरेंट या मेरे फैमिली हिस्ट्री में कोई भी स्विमर नहीं है बट मैंने वो कैरेक्टर को एक्वायर्ड किया, तो अब ऐसा लेमार्क का मानना था कि मेरे आगे वाले आने वाली जो जनरेशन है, मतलब मेरे होने वाले जो बच्चे होंगे वो भी स्विमर बॉर्न होंगे। बट दैट इज नॉट द केस। ही गेव दिस विद एन एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। ही सेड दैट कि जो जिराफ थे, ठीक है, उन्होंने धीरे 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 लॉन्ग नेक को क्या किया? एक्वायर किया, और फिर जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उनकी भी लॉन्ग नेक हुई। उस लेमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल लेकर ये चीज़ को एक्सप्लेन किया। बट बच्चों ही वॉज नॉट करेक्ट एट दैट पॉइंट, बिकॉज मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं स्विमर हूँ तो मेरे बच्चे भी स्विमर होंगे, दैट इज नॉट ट्रू। तो हर एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेबल नहीं होता है। ओके, नाउ डार्विन क्या मानता था? डार्विन बोलता था कि भाई स्मॉल एंड रैंडम जो ग्रेजुअल जेनेटिक वेरिएशंस है उससे नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। उसका ऐसा मानना था कि भाई अलग अलग तरह के जिराफ्स होंगे, शॉर्ट नेक, मीडियम नेक, लॉन्ग नेक वाले जिराफ्स एग्जिस्ट करते होंगे उस टाइम पे, बट जो सबसे बेस्ट होगा ना नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। डार्विन बिलीव्ड ऑन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो दोनों वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेमार्क भी और डार्विन दोनों वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेमार्क का क्या मानना था कि भाई जो भी हमने चेंज किया ना वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, बट डार्विन ने क्या कहा कि जो बेस्ट होगा ना नेचर उसको सिलेक्ट करते हैं। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन टू थियरीज। ओके, नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 26। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज BOD of a primary effluent during the sewage treatment is reduced and lists the process of
हाउ दिस इज अचीव्ड। ठीक है, ये कैसे अचीव्ड होता है वो हम देखेंगे। सो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राइमरी एफ्लुएंट क्या होता है। वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, जो भी पानी, ठीक है, जो भी पानी आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मिलता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एफ्लुएंट। बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे। ओके नाउ, अब ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट थी ना, दैट वाज सिंपली फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। वहां पे से फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ये दो ही काम हो रहे। तो बच्चों यहाँ पे हमने सिर्फ फिजिकल चीजें रिमूव करी थी और कुछ नहीं किया था। तो अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट था इसका हमें बीओडी रिड्यूस करना है। इसका हमें बीओडी रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे। सो बीओडी क्या है, इट्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए उस पानी में। ठीक है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट में, प्राइमरी एफ्लुएंट का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, प्राइमरी एफ्लुएंट का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज बीओडी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बच्चों, बीओडी की डेफिनेशन लिख दोगे। यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ बीओडी, दैट इज amount of oxygen required to decompose या degrade organic matter present in 1 liter of water। ठीक है, 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज या उसको डिग्रेड करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बच्चों इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, मतलब बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको रिड्यूस करने के लिए मतलब हम क्या करेंगे। उसको रिड्यूस करना तो जरूरी है ना, क्योंकि ये रिड्यूस होगा बच्चों तभी तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होगा। अगर जब ये रिड्यूस होगा तभी ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होगा। तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे मदद फ्लॉक्स की। ठीक है, फ्लॉक्स क्या थे, इट इज बैक्टीरिया प्लस फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी, ये जो बैक्टीरिया हमने यहाँ पे लिए हैं दे आर एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे विल कंज्यूम ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दे विल कंज्यूम all the organic matter present in water। ठीक है, hence reduces BOD, है ना। अब जब ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं तो बीओडी की वैल्यू कम हो जाएगी ना। भाई बीओडी क्या बताता है कि भाई इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है, इतने सारे ऑर्गेनिक मैटर को तुम्हें रिड्यूस करना है तो तुम्हें कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज बीओडी। तो अगर पानी बहुत गंदा है तो उसकी बीओडी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। अब हमें उस बीओडी की वैल्यू को कम करना है तो हमने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर दिया, फंगी ग्रो कर दिया। अब वो लोग क्या करेंगे, दे विल कंज्यूम ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं होगा तो बीओडी की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद हम इस फ्लॉक्स को आफ्टर दिस, ठीक है, ये हो जाने के बाद हम फ्लॉक्स को क्या होने देते हैं, सेडिमेंट। ठीक है, फ्लॉक सेडिमेंट हो जाता है और जो पानी होता है, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी एफ्लुएंट। यू कैन कॉल इट सेकेंडरी एफ्लुएंट दैट इज रिलीज्ड इन वाटर। ठीक है बच्चों, उसको पानी में रिलीज कर दिया जाता है, दैट इज रिलीज्ड इन वाटर। अब ये जो सेडिमेंट होता है इसके साथ हम दो चीज़ें कर सकते हैं बच्चों। ये जो सेडिमेंट है इसके साथ हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, इसको हम इनोक्यूलम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, इनोक्यूलम की तरह, फॉर द नेक्स्ट जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा ना फिर से उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट राउंड। ठीक है, या हम उसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे, या हम उसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे। एनएरोबिक बैक्टीरिया
विल कंज्यूम इट, ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, हमारी बायोगैस, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो पूरा बीओडी क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस हो चुका है, पूरा का पूरा बीओडी क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। देखो क्वेश्चन क्या था, एंडलेस द प्रोसेस ऑफ हाउ दिस इज अचीव। तो एक तो फ्लॉक्स, और उसके बाद जो भी बचेगा उसके साथ हम ये काम करेंगे, जो भी बचेगा, ठीक है। वी विल सिंपली इनोकुलम को रख देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा नेक्स्ट मतलब एनारोबिक स्लर्ज डाइजेस्टर में डाल देंगे, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया उसको कंज्यूम करके बायोगैस बना देंगे, और बाकी का जो बचता है ना बच्चों, वो मैन्योर के तौर पे यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। सो 27 आपको क्या बोल रहा है, एक्सपांड एलाइजा, ठीक है। अलाइजा को एक्सपैंड करने के लिए कहा जा रहा है बच्चों। तो अलाइजा का एक्सपेंशन क्या है, व्हाट इज अलाइजा, ओके। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों, अलाइजा, ठीक है। अब इसमें ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एल स्टैंड्स फॉर लिंक्ड, आई से इम्यूनो sorbent assay. So this is called enzyme linked immunosorbent assay. Okay. Now, on what principle this test is based on? Okay, the question is on what principle it is based. So it is based on antigen antibody interaction. Antigen antibody interaction, है ना। इसका जो मेन फंडा है, मतलब ये जो टेस्ट है वो जिस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और दो तरीके बताने जिससे हम इस इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, आइदर यू कैन डिटेक्ट एंटीजन और यू कैन डिटेक्ट एंटीबॉडी। या तो तुम पेशेंट की बॉडी में एंटीजन डिटेक्ट करो या तुम एंटीबॉडी डिटेक्ट करो, तुम दोनों कर सकते हो। दो अलग प्लेट्स अवेलेबल होती है, एलाइजा की प्लेट्स आती है। तो या तो अगर तुम्हें एंटीजन डिटेक्ट करना है तो जो प्लेट होगी उस पर एंटीबॉडीज़ लगे होंगे, उस प्लेट पे एंटीबॉडीज़ लगे होंगे। अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो प्लेट पे एंटीजेंस लगे होंगे, ठीक है। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। हाँ, एंड ये कौन से चैप्टर का है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 से है बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 10 से है। ओके, चलो नेक्स्ट। So this is the last one. This is the last one. So what is the question? The pyramids, the population pyramids of Japan for the years 1950, 2007, ठीक है, and on the basis of the estimated value for 2050 have been shown. तो हमें देखना है बच्चों, देखो ये आपका 1950 का दिया है, ये 2007 और ये 2050 का दिया है। ओके, अब हमें इस पर कमेंट करना है। ओके, वी हैव टू कमेंट अपॉन द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द एज पिरामिड्स। तो उसके शेप के बेसिस पे हमें उस पर क्या करना है, कमेंट करना है। सो लेट्स सी। तो बच्चों अगर आप इसको देखेंगे, इसका जो शेप है, ठीक है, ये जो शेप दिख रहा है आपको, दिस इज अ ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर पिरामिड है बच्चों। ट्राइंगुलर पिरामिड का शेप आता है अगर, तो मतलब क्या है, पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग, उसमें पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सपैंडिंग हो रही है, ठीक है। इसमें जनरली जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से ज़्यादा होते हैं। सो यू कैन राइट इट डाउन दैट। ये वाला अगर आप शेप देखोगे तो ये वाला आपका जो शेप है बच्चों, ठीक है, ये कैसा आ रहा है आपको, यू कैन सी दिस इज इन्वर्टेड बेल, ठीक है। ये आपका जो शेप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, थोड़ा सा इन्वर्टेड बेल शेप का आ रहा है। सो व्हाट डज दिस इन्वर्टेड बेल मीन्स, this is inverted, sorry, not inverted bell, only bell, so sorry, this is bell। okay, इसमें पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबल है, बिकॉज यू कैन सी योर कि ये वाला अगर आप देखोगे तो आपका प्री रिप्रोडक्टिव वाले और रिप्रोडक्टिव वाले ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आपका प्री रिप्रोडक्टिव वाले बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले बहुत कम हो जाते हैं बच्चों, तो ये जो शेप है दैट इज अर्न शेप्ड, और पॉपुलेशन इस केस में क्या हो रही है, डिक्लाइनिंग, क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो रिप्रोडक्टिव वाले से कम है,
ठीक है, तो दैट इज डिक्लाइनिंग। सो बच्चों आप देख सकते हो इधर, अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो 1950 में ट्राइंगुलर पिरामिड आ रहा है, मतलब द पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग, यानी प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है। और अगर आप 2007 का देखोगे तो वहाँ पे बेल शेप का ग्राफ आ रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले और रिप्रोडक्टिव वाले सेम है। और यहाँ पे यू कैन सी दिस इज ऑन शेप्ड, ठीक है, ऑन शेप्ड है। तो ऑन शेप का जो ग्राफ है वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है। ओके, नाउ द सेम थिंग दे हैव गिवन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। बच्चों ये उसी के लिए भी सेम क्वेश्चन दे हैव मेंशन। तो बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है और ये वाला जो क्वेश्चन था ये था चैप्टर नंबर 11 से। सो बच्चों सीबीएसई ने देखो ऑलरेडी एक पैटर्न दे दिया और इसी पैटर्न से आपको इस साल दैट इज 2025-2026 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस को हो सके सो 3 से 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेक्शंस एंड बाय।